हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो अगर आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियो चाहिए होगी चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा दो ध्रुवीयता का अंत है। तो पहले चैप्टर के नेम को ही समझते हैं। नाम है दो ध्रुवीयता। तो दो ध्रुव का मतलब क्या है? फर्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया गया था कि दो ध्रुव का मतलब है कि उस टाइम हमारे विश्व में दो ध्रुव आ चुके थे, पहला पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। तो पश्चिमी में कौन था? अमेरिका। पश्चिमी ध्रुव में अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो पहले ध्रुव में शामिल थे। दूसरा हमारा जो ग्रुप उस टाइम पे जब हमारे देश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था तो दूसरा ग्रुप बना था, वो था पूर्वी, जिसमें था सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप शामिल था। तो इन दोनों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी कि मैं पावरफुल हूँ। अमेरिका बोलता था कि मैं पावरफुल हूँ, सोवियत संघ बोलता था नहीं नहीं मैं पावरफुल हूँ। तो दोनों के बीच में पावरफुल शक्तियां बनने की होड़ लगी रहती थी, जिसने शीत युद्ध को अंजाम दिया। तो शीत युद्ध क्या होता है? युद्ध ना होकर भी युद्ध जैसी स्थिति को हम कहते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। इसका समय काल कब था, कब स्टार्ट हुआ था? तो शीत युद्ध हमारा स्टार्ट हुआ था जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हमारा खत्म हो गया था, खत्म हुआ था हमारा 1945 में। तो जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था यानी कि 1945 में, तभी से शीत युद्ध शुरू हो गया था, क्योंकि उस टाइम हमारे विश्व में दो ध्रुव आ गए थे, अमेरिका और सोवियत संघ। तो शीत युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1945 में। और समाप्त कब हुआ था? 1991 में। हम जानेंगे भी कि शीत युद्ध क्यों समाप्त हुआ था, इसके रीजन क्या थे, इसके क्या परिणाम हुए थे हमारे वर्ल्ड में, तो ये भी जानेंगे। तो अब हमने ये डिस्कस कर लिया। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा बर्लिन। बर्लिन क्या है? बर्लिन जगह का नाम है। किसकी राजधानी? जर्मनी की। बर्लिन इज अ कैपिटल ऑफ जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो बर्लिन के बीच में आपकी बुक में पिक्चर दी है कि एक दीवार बनाई गई जिसमें लोग कुछ छेद कर रहे हैं। तो बर्लिन की दीवार है पूंजीवादी दुनिया व साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक। पूंजीवादी दुनिया कौन है? यूएसए। और साम्यवादी दुनिया कौन थी? हमारी यूएसएसआर। तो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है बर्लिन की दीवार। दोनों के बीच में मतलब पूंजीवादी अमेरिका वाले हिस्से थे और सोवियत संघ वाले हिस्से ने बीच में एक दीवार बना दी थी, जिससे कहा जाता था बर्लिन की दीवार। तो क्वेश्चन 1 मार्क आ सकता है, किसका प्रतीक थी? पूंजीवादी दुनिया यानी कि यूएसए का, और साम्यवादी दुनिया यानी कि यूएसएसआर का प्रतीक थी दोनों के बीच विभाजन का। उसके बाद इस दीवार को बनाया कब गया था? तो क्वेश्चन आपका आ सकता है 1 मार्कर में। तो इस दीवार को बनाया गया था 1961 में, और ये लंबी थी 150 किलोमीटर लंबी थी, याद कर लेना। अब इसमें हम एक और चीज याद कर सकते हैं कि इसको 28 वर्षों तक ये खड़ी रही थी। 28 वर्षों तक इसका मतलब कि ये स्टैब्लिश रही थी, ऐसे कह सकते हैं। अब बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था 1961 में, तोड़ा भी गया था। कब तोड़ा गया था? 9 नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया था। किसने तोड़ा था? पूर्वी जर्मनी। जर्मनी बर्लिन की राजधानी, जर्मनी जो है वो, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। तो पूर्वी जर्मनी की जो जनता थी उसने क्या किया? 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया। तोड़ दिया गया, जिससे क्या बोलते हैं कि दो ध्रुवीयता का अंत हो गया था। दो ध्रुव जो था वो खत्म हो गया था। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोवियत प्रणाली, जिसमें कि हम सोवियत संघ में जो व्यवस्था चल रही थी कि किस प्रकार से वहां पे व्यवस्था चल रही थी, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, किस प्रकार पे वहां पे प्रणाली चल रही थी, कौन सी पार्टी थी, इस टॉपिक में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा सोवियत प्रणाली में है कि यूएसएसआर रूस में हुई क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यूएसएसआर क्या है? सोवियत संघ है। सोवियत संघ को यूएसएसआर के रूप में भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म हमारी हो जाएगी यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो जो यूएसएसआर था वो कब अस्तित्व में आया था? तो रूस में क्रांति हुई थी। कब हुई थी वो क्रांति? 1917 में हुई थी। तो जब रूस में क्रांति हुई थी उसके बाद हमारा जो सोवियत संघ था वो अस्तित्व में
आया था। उसके बाद वहां पे पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया जाता था। पूंजीवादी व्यवस्था एकदम मना थी, वहां पे पूंजीवादी व्यवस्था नहीं की जाती थी भाई। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका का विरोध करेगा। अमेरिका में क्या थी? पूंजीवादी व्यवस्था थी, तो पूंजीवादी व्यवस्था का वहां पे साथ देंगे? नहीं देंगे। तो पूंजीवादी व्यवस्था को तो इन्होंने मना कर दिया था। दूसरा, वहां पे कौन सी व्यवस्था थी? साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था में क्या होता है? सारा नियंत्रण जो होता है राज्य के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। तो वहां पे जो व्यवस्था थी, वहां पे साम्यवादी व्यवस्था थी, मतलब कि यहाँ पे निजी क्षेत्र का कोई हस्तक्षेप नहीं था। सारा जो भी काम होता था वो सरकारी क्षेत्र में होता था। तो साम्यवादी व्यवस्था जो थी ना, इसके जो निर्माता थे उन्होंने क्या किया था? कम्युनिस्ट पार्टी को ज्यादा महत्व दिया, और वहां पे कोई भी विपक्ष नहीं था। जैसे हमारे इंडिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विपक्षी दल होते हैं ना यहाँ पे, बट सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ में क्या था? वहां पे बस एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। वहीं पे उसका अगर चुनाव होता भी था तो वही जीतती थी। वहां पे कोई ऑपोजिशन था ही नहीं, वहां पे कोई विपक्षी दल था ही नहीं। अब जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, सुदृढ़ थी, योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी। सुदृढ़ थी, अच्छी चल रही थी। योजनाबद्ध प्लान इकोनॉमी थी कि कैसे क्या उत्पादन कर रहे हैं, किसको कहाँ निर्यात करना है, आयात करना है, ये सारा वहां पे था। और राज्य के नियंत्रण में थी। सारा जो भी देख रेख होता था कि कौन सा हमें एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है, तो वो सारा सरकार के हाथ में होता था। उसके बाद यहाँ पे नागरिकों को जितनी भी आवश्यकताओं की चीजें होती थी वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। इसमें क्योंकि नागरिकों को काम भी कौन दिया था? सरकार ही दे रहा है। नागरिक तो अपना खुद का निजी काम कर ही नहीं सकते हैं। तो नागरिकों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो भी सरकार द्वारा इसमें उपलब्ध कराई जाती थी। तो सोवियत संघ में इस प्रकार की व्यवस्था थी। अब हम जानते हैं कि सोवियत संघ में जो ये व्यवस्था थी, आपको देखने में लग रहा है कितनी अच्छी व्यवस्था है। और एक बात और है, जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है ना, इतनी अच्छी थी कि उसने आपको आत्मनिर्भर बना लिया था। उसने वहां पर पिन से लेके कार तक हर चीज का उत्पादन किया जाता था। इतनी अच्छी व्यवस्था थी। तो आप सोच रहे होंगे कितनी अच्छी अर्थव्यवस्था है। फिर इसका विघटन क्यों हुआ वो जानेंगे हम अभी, कि सोवियत संघ का विघटन हुआ क्यों। इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही थी, नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जा रही थी, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही थी। तो ये प्रणाली नष्ट क्यों होगी, धाराशाही क्यों होगी, इसमें हम नेक्स्ट में जानते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हुआ सोवियत संघ में ऐसा कि इतनी अच्छी व्यवस्था, जिसमें नागरिकों को सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही थी, वो चरमरा सी गई, ठहर सी गई। ऐसा क्या हुआ था सोवियत संघ में? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। अब हमने जाना था कि वहां पे सारी जो नागरिकों को सुविधाएं दी जा रही थी सरकार द्वारा दी जा रही थी। अब वहां पे क्या हुआ? भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ गया। नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो करप्ट होते गए, भ्रष्टाचारी होते गए। दूसरा पॉइंट है नागरिकों को अधिकार। जैसे हमारे इंडिया में हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है, वैसे वहां पे नागरिकों को कोई अधिकार नहीं था। अगर वे अपने आवाज उठाना भी चाहते सरकार के विरुद्ध तो वो नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उन्हें कोई अधिकार मिला ही नहीं था। बल्कि इंडिया में हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है, हम जब चाहें अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो हम उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। बट सोवियत संघ में क्या था? नागरिकों को कोई ऐसा अधिकार नहीं मिला था। लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, समानता नहीं था लोगों को। अब वहां पे क्या था? एक दल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां पे एक दल कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी थी, लिख लेना इसको। 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है कि वहां पे किस पार्टी का शासन था। तो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। किसमें? सोवियत संघ में। एक दल था वहां पे, कौन सा था वो दल? कम्युनिस्ट पार्टी। और वहां पे कोई भी विपक्ष नहीं था, ऑपोजिशन नहीं था। तो फिर ऑपोजिशन नहीं होगा तो गलतियां कौन बताएगा? इसलिए कहते हैं कि सोवियत संघ की जो व्यवस्था है वो चरमरा सी गई, ठहर सी गई। अब ये जो है सोवियत संघ में, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे, कितने देशों से मिलकर बना था सोवियत संघ। तो सोवियत संघ हमारे 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। जैसे मैंने लिख रखा है 15 गणराज्य इक्वल्स टू यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ हमारे 15 गणराज्य, जिसमें कि रूस का जो महत्व था बहुत ज्यादा था। रूस हर मामले में अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी भूमिका निभाता था। अब है इसमें अगला पॉइंट है कि प्रौद्योगिकी के मामले में जो सोवियत संघ था वो पिछड़ गया था। अभी तो हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही थी, बट ये क्या कर रहा था? यूएसए से टकराव के लिए वो क्या कर रहा था? ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियारों पे खर्चा करे जा रहा था, जिसके कारण क्या हुआ? प्रौद्योगिकी, तकनीकी के मामले में ये पिछड़ गया। अब इसने क्या किया? 1979 में अफगानिस्तान में भी इसने हस्तक्षेप किया था। आप ये समझ सकते हैं कि इसने क्या किया? अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया ताकि वो उसे अपने में शामिल कर ले। तो एक तरह से इसमें भी इसको देख सकते हैं सोवियत संघ की खामी के रूप में। अगला पॉइंट आता है आयात बढ़ गया। आयात, खाद्यान्न का आयात, खाने की चीजें, अनाज अनाज वो दूसरे देशों से मंगाने लगे, तो आयात बढ़ गया। अब खुद ही बताइए,
जब हम खाने की चीज़ें जो हम खुद उगा सकते हैं, गेहूँ उगा सकते हैं, चावल उगा सकते हैं, वो जब हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा है तो मतलब ये स्थिति क्या है, खराब स्थिति है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, खाद्यान्न का आयात बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जब आयात बढ़ गया तो उन्हें देने भी तो पड़ते होंगे ना पैसे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सोवियत प्रणाली की जो व्यवस्था थी धीरे धीरे क्या होती है, डाउनवर्ड होती चलेगी, नीचे होती चलेगी। पहले तो बढ़ रही थी, अब क्या नीचे आती चलेगी। तो अब इसमें अब ऐसी व्यवस्था चल रही थी, अब वहां पे कुछ ना कुछ तो सुधार किया होगा ना किसी ने। हाँ, वहां पे भी सुधार किया था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में। टॉपिक में हम पढ़ेंगे गोरबाचेव, मिखाइल गोरबाचेव, यानी जो हमारे सोवियत संघ के महासचिव बने थे। तो गोरबाचेव ने सोवियत संघ में कुछ सुधार प्रारंभ किए, यूएसएसआर में कुछ सुधार करने की कोशिश की। तो मिखाइल गोरबाचेव ने क्या की, सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी। तो 1985 में वो पार्टी के महासचिव बने थे। अब आपकी बुक में 1980 के दशक में दिया, बट मैं आपको एग्जैक्ट सन बता रही हूँ कि 1985 में वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। अब जब वो महासचिव बने तो उन्होंने देखा कि पश्चिमी देशों में, पश्चिमी देश यानी कि अमेरिका में बहुत ज्यादा उन्नति हो रही है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्नति हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि यूएसएसआर को भी हमें यूएसए के बराबर लाना है, मतलब उसके साथ ही हमें यूएसएसआर का भी उन्नति करनी है। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि हमें पश्चिमी देशों के साथ संबंध सामान्य बनाने होंगे, नॉर्मल बनाने होंगे। ये नहीं कि बस युद्ध की स्थिति है तो युद्ध ही करेंगे हम उनके साथ। उन्होंने बोला कि हमें पश्चिमी देशों के यानी कि अमेरिका के साथ, पश्चिमी यूरोप के साथ संबंध सामान्य बनाने होंगे, तभी हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया, सोवियत संघ को यानी कि यूएसएसआर को लोकतांत्रिक रूप देने की रणनीति अपनाई, यानी कि उसे लोकतांत्रिक रूप देने की रणनीति अपनाई, जहां पे कि एक दल नहीं होता, जहां पे बहुत सारे दल होते हैं। अब वहां पे क्या हुआ, जब ये कर रही थी मिखाइल गोर्बाचेव की सरकार, जब ये कर रही थी तो वहां पे बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे थे। तो उसमें पूर्वी यूरोप की जनता ने क्या किया, सरकार का विरोध किया। पूर्वी यूरोप की जनता ने सरकार का विरोध किया, और एक तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी से फायदे में थे, उन्होंने भी क्या किया, मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध किया। क्यों करा विरोध, विरोध करना सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि वो तो कम्युनिस्ट पार्टी जब उनकी है तो उससे तो वो फायदे में होंगे, जब तक कम्युनिस्ट सरकार रहेगी तब तक वो फायदे में रहेंगे। बट अगर लोकतांत्रिक सरकार आ जाएगी तो क्या वो फायदे में रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव तो बहुत जल्दी जल्दी सारे निर्णय ले रहे हैं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और वहीं कुछ दूसरी जनता क्या सोचने लगी कि मिखाइल गोर्बाचेव को ना जो सुधार है बहुत तेजी से करने चाहिए। तो आम जनता का मानना था कि गोर्बाचेव को सुधार जो है धीरे से करने चाहिए, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उनका मानना था कि जो गोर्बाचेव है बहुत जल्दी जल्दी कदम उठा रहे हैं, जल्दी जल्दी कदम उठा रहे हैं। तो इस तरह से आम जनता ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, गोर्बाचेव को, और कम्युनिस्ट पार्टी के तो नेता करेंगे नहीं, तो उन दोनों ने उनका सपोर्ट नहीं किया, जिससे क्या हुआ, गोर्बाचेव का समर्थन जाता गया, गोर्बाचेव को कहीं से भी समर्थन नहीं मिला, गोर्बाचेव समर्थन पाने में असफल रहे। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने पार्टी द्वारा तो उनका विरोध किया गया था, अभी हमने पढ़ा कि कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उनका विरोध किया गया था। तो जब गोर्बाचेव के वो सुधार वो कर रहे थे तो उनके सुधार का विरोध किया जा रहा था, लोग भी उनका विरोध कर रहे थे कि उनको तेजी से कदम उठाना चाहिए, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो तो विरोध कर ही रही थी। तो जब ये विरोध कर रही थी तो दोनों तरफ से उनका समर्थन जा रहा था, तो उनके द्वारा जो किए जा रहे कार्य थे, जो सुधार किए जा रहे थे, वो क्या हो गए, बंद हो गए, ठप हो गए, उन्होंने सुधार नहीं किया क्योंकि कोई तो समर्थन ही नहीं कर रहा। तो इसके कारण क्या हुआ, 1991 में तख्ता पलट हुआ। इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे कि कैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया था, कब हुआ था, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें जानने को मिलेंगी। 1991 में सोवियत संघ में तख्ता पलट हो गया था। तख्ता पलट हो गया था, वहां पे पहले साम्यवादी व्यवस्था थी, तो अब साम्यवादी व्यवस्था की जगह वहां पे पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना लिया गया था। तो 1991 में सोवियत संघ में तख्ता पलट हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से अब आएगा कि जो रूस के राष्ट्रपति थे, मतलब कि जब तख्ता पलट हो गया था 1991 से, मतलब सोवियत संघ नाम की कोई चीज ही नहीं थी, सोवियत संघ पूरी तरह से विघटन हो गया था उसका। तो जो स्वतंत्र, अब रूस अलग अलग देश बन गए थे, 15 गणराज्य, हमने पढ़ा था कि सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। अब जो 15 गणराज्य थे वो क्या अलग अलग स्वतंत्र देश बन गए। तो उसके बाद स्वतंत्र रूस के जो प्रथम राष्ट्रपति अगर हम कहें तो वो कौन थे, बोरिस येल्सिन। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्वतंत्र रूस के राष्ट्रपति कौन थे, तो बोरिस येल्सिन थे स्वतंत्र रूस के प्रथम राष्ट्रपति। अब इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि दिसंबर 1991 में बोरिस येल्सिन ने, मतलब जो रूस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया, यूएसएसआर के 3 बड़े गणराज्य कौन थे, रशिया,
यूक्रेन और बेलारूस तीनों के साथ मिलकर क्या की, यूएसएसआर के समाप्ति की घोषणा की कि आज से यूएसएसआर नाम का कोई भी नहीं है, यूएसएसआर नाम का कोई भी देश नहीं है, कोई भी संगठन नहीं है। तो इसकी घोषणा किसने की थी? बोरिस येल्त्सिन ने की थी। कौन से तीन बड़े गणराज्य थे? रूस थे, यूक्रेन थे और बेलारूस थे। अब हमने पढ़ा कि वहां पे साम्यवादी व्यवस्था की जगह क्या अपनाया? पूंजीवाद व लोकतंत्र को अपनाया गया था। अभी इस पे भी पूरा डिटेल टॉपिक बनेगा कि हमारा इसमें आप अगले एक टॉपिक आएगा आपका शॉक थेरेपी, उसमें आप इसमें पूरे डिटेल के बारे में जानेंगे। पूंजी और लोकतंत्र को अपनाया, क्या खामियां थी, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में जानेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब यूएसएसआर का विघटन हो गया। तो अब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो इसमें जो 15 गणराज्य थे उनका क्या हुआ? तो इसमें से कुछ गणराज्य सीआईएस में शामिल हो गए। अभी वो टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा एडिट टॉपिक है। तो कुछ गणराज्य सीआईएस में शामिल हो गए, कुछ ने अपना अलग राष्ट्र बना लिया, कुछ नाटो में शामिल हो गए। ये सब हुआ था उस टाइम। अब हम इसमें रूस में पढ़ेंगे कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उत्तराधिकारी किसको बनाया गया? सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया रशिया को। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया गया। अब इसको उत्तराधिकारी बनाया गया। तो यूएसएसआर की जितनी भी भूमिका जो यूएसएसआर निभाता था उसे कौन निभाएगा? रशिया निभाएगा। जैसे कि सुरक्षा परिषद, यूएनओ में सुरक्षा परिषद, अभी हम पढ़ेंगे आगे वो भी। तो यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद होता है उसमें भी क्या हुआ? रशिया को सीटें मिल गई, क्योंकि पहले सीटें किसको मिली थी? यूएसएसआर को। अब यूएसएसआर तो नहीं रहा, तो अब उसको निभाने का जिम्मा किसका था? रशिया को। नेक्स्ट क्या था? जो पूर्ववर्ती गणराज्य थे, पूर्ववर्ती गणराज्य इसमें जैसे कि जो 15 गणराज्य थे हमारे सोवियत संघ के, जैसे कि हमारा हो जाएगा यूक्रेन, बेलारूस हो जाएगा, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। तो ये सब जो देश थे ना, इन सब में परमाणु संपन्न जो देश का दर्जा दिया गया वो दिया गया रूस को कि ये परमाणु संपन्न देश है। उसके बाद जो भी सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय संधि की थी, अंतर्राष्ट्रीय संधि मतलब अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात या जो भी देशों के साथ संधियां की थी, उन्हें निभाने का जिम्मा किसका था? उसे निभाने का जिम्मा था भाई अब हमारे रूस का। मतलब कि रूस के कंधे पे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी, क्योंकि हमारा यूएसएसआर अब नो मोर नहीं रहा था, इसलिए। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा बनता है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था। तो उस टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को हम वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो खत्म होती है यहीं पे। उसके बाद हम अगले टॉपिक अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ 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 अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।